हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम मंथली करंट अफेयर्स की पहली वीडियो करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे सभी इंटरनेशनल और जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके हम 2-3 पार्ट्स करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पोर्शन है, जैसे नेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स तो चलिए हम कर लेंगे, स्टेट हो गया, और जो आपके मिसलेनियस में से अपॉइंटमेंट, बुक एंड ऑथर, ऑबिटरीज को भी इस बार हम कवर करेंगे। तो सभी चीज़ आपको मिलेंगी 1 बाय 1 वीडियोस में, और पीडीएफ आप लोगों को एक ही साथ मिलेगी सभी की कंपाइल करके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी इसलिए होगी क्योंकि पूरे मंथ के हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे, तो वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारी सबसे पहली न्यूज़ क्या है? Which country has announced to rename its island to celebrate 70th anniversary of the accession of the Queen Elizabeth II to the British throne? तो कौन से देश ने महारानी एलिजाबेथ सेकंड के ब्रिटिश सिंहासन पर प्रवेश की जो 70 एनिवर्सरी थी उसको मनाने के लिए अपने आइलैंड का नाम चेंज कर दिया? और ये कौन है? ये है कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपने आइलैंड का नाम चेंज किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो आइलैंड का नाम चेंज किया उसका नाम चेंज करके किया है एस्पिन आइलैंड। ठीक है, तो बस आपको इतना इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनेस्को ने पार्टनरशिप करी है इनमें से किस देश के साथ में टू एस्टेब्लिश द पैलेस्टीन वर्चुअल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट? तो इस म्यूजियम को स्थापित करने के लिए किसके साथ भागीदारी करी है? तो आंसर हो गया राइट, स्वीडन कंट्री के साथ में ये जो भागीदारी है वो करी गई है। देखो, इसमें 40 से ज़्यादा जो मैग्निफिशेंट आर्टिफैक्ट हैं वो रखे जाएंगे, और जिनका यूज़ किया जाता था, जिनका यूज़ लोग डेली लाइफ में भी करते हैं, काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान उसका यूज़ किया गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। तो इसके लिए यूनेस्को और स्वीडन ने पार्टनरशिप करी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, ओवर एलिगेट ह्यूमन राइट वायलेशन एंड रिसेंट कोप्स? कौन सी कंट्री ने कट कर लिया है इथियोपिया, माली और गिनी के साथ में ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोग्राम को? तो ये जो प्रोग्राम है ये एक तरीके से एंड अप कर लिया है यूएसए ने। तो यूएसए ने ऐसा कहा है कि उनके ऊपर जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन का आरोप लगा है, तख्ता पलट का यहाँ पे उन पे आरोप लगाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें इथियोपिया की, तो इथियोपिया के साथ इसलिए कट किया है यूएसए ने क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। वहीं बात करें माली और गिनी की, तो देखिए ये जो है यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, सैन्य तख्ता पलट, तो जिसकी वजह से यूएसए ने इनके साथ कट कर लिया है ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोग्राम है इसको। तो आपका आंसर हो गया यूएसए। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री है जो कि छठी कंट्री बनी है जहाँ पे टॉप 100 मिलियन कोविड के जो इन्फेक्शंस हैं वो जनवरी महीने में पाए गए? तो इतना 10 मिलियन शीर्ष पर पहुंचने वाला छठा देश बन गया है कौन सा? फ्रांस बन गया है। तो देखिए, फ्रांस ने ज्वाइन किया यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन और रशिया। तो यहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस थे और फ्रांस में भी 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, मास्क को कंपलसरी करा गया है एट द एज ऑफ 11 इन फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर का नाम है जीन कैस्टेक्स और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड की पहली डुअल मोड व्हीकल? अब डुअल मोड व्हीकल का मतलब क्या हुआ? देखो कि ये रोड पर भी चल सकती है एज वेल एज ये रेल ट्रैक्स पे भी चल सकती है। तो इसे डेवलप किया है कौन सी कंट्री ने? तो आंसर हो गया आपका जापान देश ने इसे डेवलप किया। ये जो व्हीकल है ना, इसमें रबर्स के टायर का यूज़ किया है जिसमें जो कि रोड पर चल सकते हैं, और साथ ही साथ में स्टील व्हील्स जो है, स्टील की जो पहिए हैं, मतलब जो रेल की पटरियाँ हैं उन पर ये जो टायर्स हैं वो चल सकते हैं। तो दोनों जगह काम करेगा, रोड पर भी चल सकती है और रेल ट्रैक पे भी चल सकती है। एक बार में 21 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है, और इसकी जो स्पीड है, अगर ये रेल ट्रैक पे चल रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर की है, और वहीं पब्लिक रोड पर चल रही है तो 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने एक सैटेलाइट है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया और इसका नाम है इमरसेट 6F1? तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा जापान। तो कौन सा रॉकेट इसमें यूज़ किया है? H2A रॉकेट, जो कि जापान का प्राइमरी मीडियम का लिफ्ट लॉन्चर है, और इसे जापान के
तांगेशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 2003 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री हैज़ ओपन्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ऑफ अ टोटल 831 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो सबसे बड़ी जो मेट्रो लाइन खोली है वो खोली है चाइना देश ने। तो अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ था कि चाइना का जो शंघाई है उसने मतलब 2 नई ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को ओपन किया। इस 2 जो लाइन को ओपन किया गया ना, इसी के साथ यहाँ पे जो टोटल नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा हो गया है। शंघाई के बाद बीजिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, और फिर न्यू दिल्ली आता है जो कि 3rd स्पॉट पे है मेट्रो नेटवर्क सिटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रिनोड कंजर्वेशनिस्ट रिचर्ड लेकी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन से देश से संबंधित है? वैसे जितने भी देखिए जो रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं उनका हम अलग से टॉपिक करेंगे, मतलब उनको मिसलेनियस वाली न्यूज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कीनिया देश से संबंध रखते हैं और ये जाने जाते हैं अपनी फॉसिल की डिस्कवरी के लिए, जो जीवाश्म है उसकी डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। 1984 में तुर्काना बॉय की जो बोन्स हैं उसकी खुदाई में उन्हें 1.6 मिलियन पुराना जो है एक यंग मेल का कंकाल मिला था। तो काफ़ी फेमस थे ये अपनी डिस्कवरी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टुक ओवर द यूनाइटेड यूनियन रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इन जनवरी 2022। तो ये जो प्रेसिडेंसी है यूरोपियन यूनियंस रोटेटिंग प्रेसिडेंसी किसके पास आएगी? अब आई है ये फ्रांस देश के पास में। ओके, तो फ्रांस ने ये जो प्रेसिडेंसी है वो पहली बार जो है पिछले 14 वर्षों में फ्रांस इसके प्रेसिडेंसी को संभालेगा, और इसकी जो अध्यक्षता है देखो हर 6 महीने के बाद इसी के जो सदस्य हैं उन्हीं के बीच में घूम जाती है, कभी किसी के पास, फिर 6 महीने के बाद किसी के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से प्रेसिडेंसी हर एक देश के पास आती रहती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सी कंट्री है जो कि G7 की जो प्रेसिडेंसी करेगा? तो किसके पास रहेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। 2022 में जो G7 समिट है वो 26 से 28 जून को होगा। 26 से 28 जून तक चलेगा। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो याद रखेंगे यूएस, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके, इटली एंड जर्मनी। जर्मनी से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जर्मनी 2nd लार्जेस्ट डोनर था इन दी कोवैक्स वैक्सीनेशन अलायंस में, ठीक है। तो ये आप जर्मनी से थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद है, इंडिया ने इनवाइट किया है कितने नेशंस को एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज के लिए, और उसका नाम है मिलान। ये जो एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स, ये हुई है देखो विशाखापट्टनम में, और ये 25 फरवरी को होगी, अभी हुई नहीं है। तो इसके लिए इंडिया ने टोटल 46 देशों को इसके लिए इनवाइट किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे होगी, विशाखापट्टनम में होगी, और इसका जो थीम रखा गया है वो है कमेरेडरी, कोहेसन एंड कोलैबोरेशन। 2020 में एक्सरसाइज नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड की वजह से, ये कैंसिल हो गई थी, और यूनाइटेड स्टेट जो है ना वो इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि मिलान 2022 जो एक्सरसाइज है इसमें पहली बार कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसएस में पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 जिसको नेम दिया है IHU, या फिर इसको B.1.640.2 वेरिएंट का नाम दिया गया। अभी हाल ही में इस स्ट्रेन की पहचान करी गई है फ्रांस देश में। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी पहली कंपनी बनी है पूरे वर्ल्ड में जिसने $3 ट्रिलियन का जो मार्केट है उसको क्रॉस कर दिया? तो इतने बड़े मार्केट को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल। तो आप सभी को पता होगा, और एप्पल के इस टाइम पे अगर हम CEO की बात करते हैं तो कौन है? टिम कुक एप्पल के CEO हैं। तो 2022 में जो कंपनी है उसने हिट कर दिया है एक रिकॉर्ड 182.88 जो है डॉलर्स का। तो इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है एप्पल कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश बना है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर हो गया एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो 102वां मेंबर पूछ सकेंगे। और इससे पहले आपको एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, 101वां मेंबर बना था इसका यूएसए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है एंटीगुआ बारबुडा के गैस्टन ब्राउन, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर के श्रीनिवासन। तो इनके प्रेजेंस में यानी इनकी उपस्थिति में ये एग्रीमेंट साइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू जॉइंटली रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर टू एरा ऑयल टैंक फार्म इन साउथ एशिया। तो क्वेश्चन में हमें सिंपली पूछा है कि किस देश ने दक्षिण एरिया में जो ये टैंक फार्म है इसके लिए भारत के साथ में एक समझौता किया है। तो ये समझौता भारत के साथ श्रीलंका ने किया है। और इसमें देखिए 99 में से 85 टैंक अब श्रीलंका के पूरे अंडर कंट्रोल में होंगे, जो पहले भारत के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो ये जॉइंट वेंचर जो है इसे 50 साल की लीज अवधि के लिए पूरा का पूरा वेंचर रहेगा। तो इंडिया और श्रीलंका बीच में इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया नेपाल के साथ में, और कौन से दूसरा एक और देश है उसके साथ में, अलग अलग मैकेनिज्म और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो एक तो नेपाल के साथ में हुआ है और दूसरा देश कौन सा हो गया, तुर्कमेनिस्तान। बात करते हैं कि ये जो एमओयू साइन हुआ है नेपाल के साथ क्यों हुआ है। तो एक ब्रिज बनाया जाएगा महाकाली रिवर के ऊपर, जो कि धारचूला इंडिया नेपाल का बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा, उसके लिए इंडिया नेपाल के बीच में एमओयू हुआ। वहीं बात करते हैं हम इंडिया तुर्कमेनिस्तान में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में जो आपदा प्रबंधन का फील्ड है उसके लिए उसमें सहयोग के लिए इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एमओयू साइन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री ऑन द कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स। तो सीमा शुल्क मामलों में सहयोग करने के लिए भारत और कौन सा देश है, राइट, स्पेन देश के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। और ये क्या करेगा, देखो कि सीमा पर जो अपराध हो जाते हैं उनकी जांच करेगा और उसमें एकदम क्विक कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोनों देश के जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं वो आपस में सूचनाओं को साझा करेंगे, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करेगा, ये जो एमओयू साइन हुआ है भारत और स्पेन के बीच में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टी लेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ड्रैगन 22, ये 6 देशों के बीच में हुआ है जो कि पैसिफिक ओशन में हुआ। यहाँ पे हमें बताना है कि उन 6 देशों में से कौन सी कंट्री इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें 6 देशों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। यूएसए हो गया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है यहाँ पे कनाडा जिसने पार्टिसिपेट किया है, जापान ने पार्टिसिपेट किया है, साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो आपने आप समझ गए होंगे चाइना और पाकिस्तान के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो सिंपली आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो चाइना पाकिस्तान, तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, इन दोनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या था, इसका मेन पर्पज़ ये था या इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्री है जिसने बाल विवाह को अवैध बना दिया है, इलीगल बना दिया। तो राइट आंसर हो गया फिलीपींस। तो फिलीपींस में एक लॉ बनाया गया है जो कि 6 जनवरी से इफेक्ट में आ गया था। और यहाँ पर जो बाल विवाह होता था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, देखिए बाल विवाह की बात करें तो देश में 6 में से 1 लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही शादी कर लेती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बाल विवाह को बैन किया गया। इसके बाद है रिसर्चर्स इन विच कंट्री, जिन्होंने डेवलप किया है एक इंडस्ट्रियल रोबोट। ये रोबोट क्या करेगा, देखो ह्यूमन जो कोवर्कर्स है ना उनके माइंड को रीड करेगा 96% एक्यूरेसी के साथ में। ये डेवलप किसने किया है भाई, कौन करेगा, चाइना राइट आंसर हो गया। तो चाइना के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये जो रोबोट है सिर्फ वर्कर के ब्रेन को ही ऑब्जर्व नहीं करेगा, साथ ही साथ में जो मसल से इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं उसको भी कलेक्ट करेगा और एक कम्प्लेक्स पूरा प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाएगा।
तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका जो है वो चाइना ने इसे डेवलप किया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसके जो ल्यूनर प्रोब मिशन है ना उसने चंद्रमा पर वाटर के एविडेंस को खोजा है। तो यहाँ हमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन से देश के द्वारा ये खोजा गया है। आंसर हो गया चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया जनरल साइंस एडवांसेस में, और इसमें ये पता चला है कि जो लैंडिंग साइट है वहाँ पर जो वहाँ की मिट्टी है ना उसमें 120 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो पानी है, या 120 ग्राम पानी प्रति टन से कम होता है। ओके, तो मतलब एक तरीके से पानी के थोड़े से एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन से देश के एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने कंडक्ट किया है फर्स्ट मैनुअल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन किसका बन रहा है? राइट आंसर चाइना का बन रहा है, तो चाइना ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया है 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने, जिसमें हैं जाई जिगांग, ये गुआंगफू और वांग यापिंग। तो इसमें पूरा मैनुअल टेली ऑपरेशन इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है ताकि कार्गो क्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है एक लग्जरी ट्रेन सर्विस जो कि कनेक्ट करेगा जाफना डिस्ट्रिक्ट को उसकी कैपिटल सिटी के साथ में, और इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है इंडिया ने। तो इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से ही इस ट्रेन सेवा को शुरू किया है श्रीलंका देश ने। तो राइट आंसर हो गया श्रीलंका। तो ये जो इंटरसिटी रेल सर्विस है इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली 386 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इंडिया ने इसके लिए जो श्रीलंका है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इन विच कंट्री जिन्होंने डिटेक्ट किया है जहाँ पे डिटेक्ट किया एक नया वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, और इसे नाम दिया गया है डेल्टा क्रोन। डेल्टा क्रोन एक कॉम्बिनेशन है डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का। ये दोनों वेरिएंट मिलकर जो ये नया संस्करण का पता लगाई, ये साइप्रस के साइंटिस्ट के द्वारा इसका पता लगाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री और ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये एग्रीमेंट जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में साइन किया गया। ये समझौता देखिए उनकी सेनाओं को एक तरीके से क्लोजर कोऑपरेशन की अनुमति देगा, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का ग्रोनेस, चाइना का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा या काउंटर करेगा। तो उसके लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद है, एज पर द रिपोर्ट बाय यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जो साल था वो सबसे वार्मेस्ट ईयर में रहा 5वें नंबर पे, 5वां सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है 52 ईयर के यूरोपियन रिकॉर्ड में, जो कि 2015 और 2018 से भी बहुत गर्म था। तो ये कौन सा साल रहा है? 2021। अब देखिए गर्मी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। अगला है अली खान स्माइलोव, ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कौन से देश में ये नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले देखिए इन्होंने कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी संभाला है 2018 से लेके 2020, और ये कंट्री के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2019 में। तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कौन से देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने भारत के साथ में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है? ये मंजूरी भारत के साथ फिलीपींस देश के द्वारा दी गई है। ये पूरा का पूरा जो प्रपोजल है इसका जो वर्थ है वो है $374.9 मिलियन का। ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने डेवलप किया, और इसके लिए ये जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, यानी इंडिया का DRDO और रशिया का जो NPO मोशिनोस्ट्राइनिया है उसके बीच दोनों के बीच में, मतलब दोनों का संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया गया।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 3 नेवी शिप्स हैव अराइव्ड ऑन अ 2-day गुडविल विजिट टू कोचीज इंडिया। इनमें से कौन से देश के 3 नौसेना जहाज हैं जो कि कोची भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे? तो राइट आंसर हो गया रशिया के जो ये शिप्स हैं ये पहुंचे हैं। तो 3 रशिया के शिप्स में एक है मिसाइल क्रूजर जिसका नाम है वारियग, सेकंड है डिस्ट्रॉयर एडमिरल त्रिबुस एंड तीसरा जो टैंकर है उसका नाम है बोरिस बुटोमा। तो इस यात्रा के दौरान में काफ़ी सारे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन हुए हैं इंडिया और रशिया की नेवी के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंस हैज़ रिटर्न ऑल ऑफ हिज मिलिट्री टाइटल्स। तो जो भी उनके मिलिट्री टाइटल थे, जो भी शाही संरक्षण थे, वो उन्होंने सम्राट को वापस कर दी है। ये कौन से देश के प्रिंस हैं? राइट आंसर हो गया ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनके ऊपर देखिए कुछ एलिगेशंस हैं, यानी ये एक मुकदमे का सामना कर रही हैं। जो मुकदमा है सिविल सेक्स को लेके, सेक्सुअल असॉल्ट को लेके उनके ऊपर एलिगेशन लगे और इसका इनके ऊपर केस चल रहा है। तो इनके जो भी टाइटल्स थे, जो मिलिट्री टाइटल्स हो गए, रॉयल पेट्रोन्स हो गए, वो सभी इन्होंने मोनार्च को वापस करी हैं। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $900 मिलियन लोन टू श्रीलंका। तो ये जो लोन है ना, ये इंडिया ने दिया है श्रीलंका को उनकी वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से। तो श्रीलंका देखो इस टाइम पे ना बहुत सारी शॉर्टेज फील कर रहा है, यहाँ पर डॉलर्स की कमी हो गई है, जिसके कारण ये वस्तु जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उसकी भी शॉर्टेज यहाँ पर हो रही है। तो इंडिया जो है इसको हेल्प कर रहा है ताकि अपने फॉरेन रिजर्व को ठीक कर सके और जो फूड इंपोर्ट है ना उसके लिए भी यहाँ पे इन्हें हेल्प हो सके। इसके बाद है डेनियल ओर्टेगा। तो डेनियल ओर्टेगा ने अभी कौन से देश के 5वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है निकारागुआ की। तो याद रखेंगे ये इनका 5वां टर्म है और लगातार 4 बार ये यहाँ के प्रेसिडेंट रही हैं। निकारागुआ की कैपिटल बात करते हैं तो मानागुआ है और यहाँ पे जो करेंसी है उसका नाम है कोर्डोबा। अगला है इंडियन नेवी और कौन से देश की नेवी के बीच में पैसिक एक्सरसाइज हुई। ये एक्सरसाइज देखो हुई कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कोचिन इन द अरेबियन सी में एक्सरसाइज हुई है और ये अभी भारत और रशिया के बीच में हुई है। इसमें जो भारत का शिप जिसने पार्टिसिपेट किया उसका आपको नाम ध्यान रखना है INS कोची, जो कि भारत की तरफ से इसने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद है इन्फिनिटी ब्रिज। ये बहुत ही देखिए एक इम्प्रेसिव कॉन्स्ट्रक्शन है। इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल मैथ्स के इन्फिनिटी सिंबल की तरह, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटी रख दिया है। तो ये कहाँ पर खोला गया है ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दुबई, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ब्रिज काफ़ी एक तरीके से बहुत देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इसकी कंस्ट्रक्शन है और ये दुबई की लिमिटलेस और इनफाइनाइट गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एक कौन सी कंट्री है जिसने बिल्ड किया है एक आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ दैट कैन मेक ग्रेविटी डिसअपियर, जो कि क्या कर सकता है, ग्रेविटी को भी डिसअपियर कर सकता है। अब ये कौन कर सकता है? भाई चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने इससे पहले देखो आर्टिफिशियल सन भी वो क्रिएट किया, अब एक आर्टिफिशियल मून बना दिया। अब हम सभी को पता है देखिए जो मून पर ग्रेविटी होती है ना वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। तो वहाँ तक की ग्रेविटी लाने के लिए काफ़ी पावरफुल मैग्नेट्स का इसमें यूज़ किया जाएगा जिससे ग्रेविटी को मून की ग्रेविटी तक लाया जा सके। ओके, तो इसी को ही चाइना के द्वारा बिल्टअप किया गया। अगला है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई इंडिया की नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ में। अब ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में हुई। इंडिया की साइड से देखो जो इसमें शिप था उसका नाम है शिवालिक और INS कदमत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने एक भारत के साथ में ना एक हाइड्रोजन सहित ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट
के लिए सहमति व्यक्त करी है। तो इसके लिए एग्री हो गया है कौन सा देश? डेनमार्क यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह करी जाएगी, डेवलपमेंट वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ ने एक ये भी एग्री करा है कि हम इसके ऊपर 3 से लेकर 4 वेबिनार्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज मियां अमोर मोतले को चुना गया है। तो ये 2018 से कंट्री को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर रही है। उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो उसने कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन उसे जीता। अच्छा, बारबाडोस से एक न्यूज़ याद होगी आपको कि ये पहला वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है नियरली 400 ईयर्स के बाद में। इसके बाद है इंडोनेशिया की अब नई कैपिटल क्या बनेगी। अब देखो इंडोनेशिया की जो पहली कैपिटल थी ना उसका नाम है जकार्ता। अब जो नई कैपिटल इंडोनेशिया की बनेगी वो है नुसंतारा, क्योंकि देखिए जकार्ता काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस सिटी है और बहुत ही सिंक होती चली जा रही, डूबती चली जा रही, इसलिए यहाँ इसकी जो कैपिटल है उसको नुसंतारा पे शिफ्ट किया गया। इंडोनेशिया देखिए तीसरे कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का जिसने अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया। 2003 में मलेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करके पुत्रजाया करी। उसके बाद 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल को चेंज करके नापीदा किया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नाटो मेंबर कंट्रीज कंडक्टेड अ मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। ये जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स ये कहाँ पे आयोजित करी गई है? तो राइट आंसर हो गया मेडिटेरेनियन सी में इसका आयोजन किया गया है। याद रहेगा नाटो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो ख़त्म होगी 4 फरवरी को, यानी ये कल जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ है ना उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। अब नाटो की एक बात ध्यान रखिएगा, इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं 30। नाटो का हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंडिया एंड Israel launched a commemorate logo to mark the 30th anniversary of the establishment of diplomatic ties between the two countries। देखो कौन से दिन पे, उस दिन बताना है जिस दिन इंडिया और इजराइल की जो बीच संबंध है ना उसकी स्थापना की 30वीं एनिवर्सरी को चिन्हित करने के लिए एक लोगो लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो है और ये कौन से दिन लॉन्च हुआ था? 24 जनवरी को ये लॉन्च हुआ। तो ये जो लोगो है इसको वर्चुअली एक ऑनलाइन इवेंट हुआ था उस दौरान इसको लॉन्च किया गया है और ये लोगो दोनों देशों की फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करता है। जो लव है दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच में उसको शो करता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो 22 मई से लेकर 26 मई तक रहेगी। कौन से शहर में? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो एक आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, इसका हेडक्वार्टर कलौगनी स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ और मैं आपको समिट रिवाइज करा देती हूँ। जैसे देखिए अगर हम G7 समिट की बात करें तो 2022 का जो है वो जर्मनी में होगा 48th एडिशन, 2023 का जापान में होगा और 2024 का इटली में होगा। वहीं बात करते हैं एपेक की, तो एपेक में 2022 वाला जो समिट है वो थाईलैंड में होगा, इसका 34th एडिशन रहेगा। 23 में US, 24 में ब्रुनई में और 25 में साउथ कोरिया में रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रशियन चाइनीज़ एंड ईरानियन नेवीज़ के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है और उस एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, चिरू उस एक्सरसाइज का नाम है। तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा है ये एक्सरसाइज कौन से प्लेस पर हुई है? तो आंसर हो गया गल्फ ऑफ ओमान में एक्सरसाइज हुई। इसका उद्देश्य यही था, देखो तीनों देशों की जो नौसेना है उनके बीच में कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना और भी बढ़ सके। तो इसमें एटलीस्ट 140 वॉरशिप्स थे जिसने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने अनाउंस करा है $2 लाख इमीडिएट एक रिलीफ असिस्टेंट यानी तत्काल राहत सहायता की घोषणा करी है कौन से देश के लिए? तो ये घोषणा करी है टोंगा के लिए। ठीक है, टोंगा में ना अभी एक आप कह लो बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी जो कि ऐसा कहा जाता है कि नासा के द्वारा
अकॉर्डिंग टू नासा मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जो एटॉमिक बम गिराया गया था यूएस के द्वारा हिरोशिमा पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में, उससे भी ये 100 टाइम्स बहुत पावरफुल इरप्शन हुआ वॉल्केनिक, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। तो भारत ने यहाँ पर टोंगा की सहायता करने की बात कही। इसके बाद है शियोमारा कास्त्रो, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कौन से देश की? तो राइट आंसर हो जाएगा होंडुरस की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक, ये अभी कौन से देश में इसका अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में इसका अनावरण किया गया है। तो ये लार्जेस्ट सी लॉक है जो कि 500 मीटर है, 70 मीटर ये चौड़ा है। और इससे पुराना जो लॉक था जिसका नाम जो था वो था इज़मुइडेन, इसने उसको रिप्लेस किया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जिसके रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एक नई टाइप का कोरोना वायरस और उसको नाम दिया है नियोकोव। तो ये जो है ये कौन से देश हो जाएगा यहाँ पे? चाइना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद है इंडिया हैज़ कंडक्टेड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? राइट आंसर इज यूके। तो भारत ने जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो पहले दौर की वार्ता है इसको संपन्न किया है। इस जो वार्ता हुई है इसमें 26 पॉलिसी को कवर किया गया, जिसमें काफ़ी अलग अलग फील्ड हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, तो इन सभी के ऊपर इसमें बात की गई। अब बात आती है स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो चलिए स्पोर्ट न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिसने क्वालिफाई किया है 2 डिफरेंट इवेंट्स के लिए विंटर ओलंपिक 2022 के लिए? तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो इन्होंने सिक्योर कर ली है अपनी प्लेस और इन्होंने 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने जीता है अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, जो कि आपका दुबई यूएई में हुआ था। तो इसे किसने जीता है? इसे जीता है इंडिया ने। इंडिया ने इसमें डिफीट किया है श्रीलंका को। फाइनल जो गेम था वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। भारत अब तक 8 बार अंडर 19 जो एशिया कप है वो जीत चुका है, जिसमें 2012 की जो ट्रॉफी थी वो शेयर्ड करी गई थी, तो उसे भी इंक्लूड करके भारत 8 बार जो है ट्रॉफी को जीत चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है विच पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन जनवरी 2022? तो रिटायरमेंट की जो घोषणा करी है वो मोहम्मद हाफिज़ के द्वारा करी गई है और ये पाकिस्तान के मोस्ट कैप्ड प्लेयर रही हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। अगला क्वेश्चन है इजेगियो ताहू और बेरिहू अरिगावी, इन्होंने देखिए वर्ल्ड 500 मीटर मैराथन में एक रिकॉर्ड बनाया है और ये जो मैराथन हुई थी ये कर्सा डेल्स नेसोस इन बार्सिलोना में हुई थी। ये कौन से देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है इथियोपिया से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध है इथियोपिया कंट्री से। अगला क्वेश्चन है देखिए हु वॉन दी एडिलेड इंटरनेशनल इन टेनिस इन वुमेन सिंगल फाइनल एट कैनबरा? तो यहाँ हमें बताना है कि ये जो टाइटल है वुमेन सिंगल का ये किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा एशले बार्टी के द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया है और इसमें इन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रायबिकीना को डिफीट किया। ये बार्टी के करियर का 40th सिंगल टाइटल है और सेकंड टाइटल है दूसरा एडिलेड में। कुछ और चैंपियंस देखिए इसमें मेन सिंगल में जो थे वो गैल मॉनफिल्स थे, वैसे 2 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। इसके बाद है भारत के 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो गया, सॉरी अपॉइंट नहीं बने हैं, भरत सुब्रमण्यम बनी हैं। वहीं बात करें 72nd नंबर के कौन बने थे तो उनका नाम है, आपको ध्यान रखना है ये भी मित्रभा गुहा उनका नाम है, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लिस्ट है ना ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने रिप्लेस किया है वीवो को एज अ IPL टाइटल स्पॉन्सर्स में 2023 के लिए? तो वीवो को रिप्लेस किसने कर दिया है? टाटा ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया गया। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल के द्वारा दी गई है और 2022 का जो मेगा ऑक्शन है वो बेंगलुरु में रहेगा फरवरी के 2nd वीक में। इसके बाद है विच नेशंस ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अभी हाल ही में घोषणा करी है। तो ये कौन से देश के प्लेयर हैं? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो मॉरिस ने 4 टेस्ट
42 ओडीआई, 23 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मेडल विनिंग स्प्रिंटर डियोन लेंडोर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध कौन से देश से है? राइट आंसर इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो से इनका संबंध है। तो 400 मीटर स्प्रिंटर ने कंप्लीट किया था अपने 3 ओलंपिक, जिसमें से 2020 के टोक्यो गेम्स भी इंक्लूड हैं, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 गेम्स के, जो 2012 में लंदन में गेम्स हुए थे। तो इनका नाम ध्यान रखो और कंट्री का नाम। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, जिनको सिलेक्ट किया गया है बैटन बेरर के तौर पर फॉर द ऑन गोइंग 16th ऑफिशियल क्वींस बैटन रिले इन इंडिया। तो इसके लिए बैटन बेरर के रूप में चुना गया है विनीशा उमा शंकर को। तो ये आपका नाम ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन है अगला, देखिए हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल इन द इंडिया ओपन 2020 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है वो जीता है, देखिए लक्ष्य सेन ने। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, और लक्ष्य सेन ने इसमें सिंगापुर के लो कियान यू को डिफीट किया। वुमेन सिंगल का टाइटल ध्यान रखेंगे बुसानन, जो कि थाईलैंड है, इन्होंने जीता है। तो मेन सिंगल लक्ष्य सेन, वुमेन सिंगल बुसानन। इसके बाद है जो नई अभी लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग आई है, उसमें अंडर 19 गर्ल्स की सिंगल कैटेगरी में वो नंबर 1 की पोजीशन को किस इंडियन के द्वारा ग्रैब किया गया है? तो पहली बार ये नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी है तस्नीम मीर ने। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पे है रशिया की मारिया, और थर्ड नंबर पे स्पेन की लूसिया। तो 2021 में देखिए जो तस्नीम मीर हैं उन्होंने 3 जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं, जो कि बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में हुए थे। तो जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 पे ये आ गई हैं। इसके बाद है मस्कट में जो आने वाला वुमेंस एशिया कप है उसमें इंडिया का नेतृत्व कौन करेंगी? तो आंसर हो गया सविता पूनिया, या आप कह लीजिए कि ये कैप्टन रहेंगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट द सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल। तो देखिए इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है एस्लेन कारस्तेव ने, और इन्होंने इसमें एंडी मुरे को डिफीट किया। वहीं अगर हम बात करें इसमें वुमेन सिंगल के टाइटल की, तो वो जीता है पॉला बेदोसा ने। दोनों ध्यान रखेंगे, मेन सिंगल वाला एस्लेन कारस्तेव और वुमेन्स का जीता है पॉला बेदोसा ने। इसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है इस बार रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। ठीक है, तो बस आपको सिंपली याद रखना है। और बार्सिलोना के जो स्पेनिश मिडफील्डर हैं एलेक्सिया पुतेल्स, इन्होंने फीफा बेस्ट वुमेंस फुटबॉलर प्लेयर जीता है। मेंस वाला जीता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, और वुमेंस का जीता है एलेक्सिया पुतेल्स ने। अगला क्वेश्चन है देखिए हु अमंग द फॉलोइंग जिनका नाम गया है ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर के लिए। तो इसके लिए किसे नामित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्मृति मंधाना इज़ द करेक्ट आंसर। स्मृति मंधाना को देखिए इसके लिए नामित किया गया है। वहीं बात करते हैं हम पाकिस्तान के जो बाबर आजम है, इनको एज अ कैप्टन इनका नाम दिया है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन मेल प्लेयर इसमें नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा ने अनाउंस करी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा आफ्टर द 2022 सीजन। क्वेश्चन में पूछा गया है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ WTA सिंगल टाइटल इन विच ईयर। कौन से ईयर में इन्होंने जो खिताब है वो जीता था? तो राइट आंसर हो गया 2005। शी हैज़ ऑल्सो वॉन 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल विद महेश भूपति। तो इन्होंने 2009 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल टाइटल जीता था, और इन्होंने फ्रेंच ओपन जो 2012 में था वहाँ पर भी मिक्स डबल टाइटल जीता है महेश भूपति के साथ। ऑल्सो देखिए ये 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर रही हैं, जिसमें 3 मिक्स्ड डबल ट्रॉफीज़ भी हैं। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन ओवरसीज ODIs क्रिकेट मैच। तो विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है
कौन सी टीम है जिसने 9th नेशनल वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप जीती है? तो फ्रेंड्स ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती है लद्दाख ने। लद्दाख ने इसमें चंडीगढ़ को इसमें डिफीट करके जो चैम्पियनशिप है वो जीती है, और ये चैम्पियनशिप हुई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति में इसका आयोजन किया गया। अगला है हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इसमें वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो फ्रेंड्स जीता है पीवी सिंधु ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीवी सिंधु ने इसमें इंडिया की मालविका बंसोद को डिफीट करके अपना सेकंड सैयद मोदी टाइटल जीता है आफ्टर 2017। इसके बाद है लखनऊ फ्रेंचाइज ओन बाय द आरपीएसजी ग्रुप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। अब इसको नाम क्या दिया गया है ये हमें सिंपली बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स इसको नाम दिया गया। और केएल राहुल जो है वो इसको लीड करेंगे टीम को, और इस बार जो आईपीएल होगा इसमें 2 टीम नई इंक्लूड हुई है, एक लखनऊ की और दूसरी है अहमदाबाद की। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है द एंगेजमेंट ऑफ 2-time वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप मेडलिस्ट डैश एज अ फॉरेन कोच फॉर द इंडियन टीम फॉर द एशियन गेम। देखिए जो एशियन गेम है ना उसके लिए फॉरेन कोच के लिए अपॉइंट किया है किसको? क्रिस वॉकर को, जो कि 2 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप रही हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल हॉकी की वुमेंस एशिया कप में। तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने। इंडिया ने देखिए इसमें चाइना को डिफीट किया है और ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये जो मैच हुआ था ये सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मस्कट ओमान में हुआ। इंडिया हैज़ वॉन द टाइटल ट्वाइस अर्लियर। तो इससे पहले इंडिया के पास 2 टाइटल भी हैं। शर्मिला देवी ने 13 मिनट में और गुरजीत कौर ने 19 मिनट में जो है इंडिया के लिए गोल किया, क्योंकि ये जो मैच है वो इंडिया ने चाइना से 2-0 से जीता था। तो इसलिए इन दोनों के गोल के नाम आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट, जिसमें हमने आज इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट कर ली है और जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ है उसको कवर कर लिया है। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम बाकी न्यूज़ को भी इस पूरे मंथ की कवर कर लेंगे। पीडीएफ आप लोग को बाद में मिल जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। सभी पीडीएफ आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी हमेशा के लिए। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार, लव एंड सपोर्ट देते रहें चैनल को, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।